हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो पहले देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए मेन टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं जो हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर थर्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। फोर्थ इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। फिफ्थ इज फैक्टरिंग। सिक्स is payables management, seventh is inventory management and finally it is cash management। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड हाउ वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड। So in general terms, working capital means so funds required to carry on day-to-day business activity. That is called working capital. So let us see simple definition in this one. Working capital, which is denoted by WC, means so funds required to carry on day-to-day business activities. So this term business activities is also called operations. It means we can also say that working capital means funds required to carry on day-to-day operations. So for this purpose, let us see. So when we carry on daily activities, so we require stock of raw material, WIP, finished goods, debtors, creditors. So it means generally we say that working capital it also means funds invested in so current assets। मीन्स जब आप डेली बेसिस पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बिजनेस में उससे करंट एसेट्स जनरेट होती हैं, उसमें जो फंड्स आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो जितने फंड्स आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं करंट एसेट्स में और कई बार हमें कुछ करंट लाइबिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स इन एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज़ अवेल्ड फ्रॉम करंट लाइबिलिटीज़। जब करंट लाइबिलिटीज़ राइज होती हैं जैसे क्रेडिटर्स हैं, एक तरीके से वो हमें फैसिलिटी मिलती है, हमें फाइनेंसिंग जो हो रही है, तो इट मीन जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है करंट एसेट्स में इन एक्सेस ऑफ जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है फ्रॉम करंट लाइबिलिटीज़ दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल डेफिनेशन यही है, वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो जनरली हम डिनोट करके हैं WC इज इक्वल टू करंट एसेट्स को हम डिनोट करके CA, करंट लाइबिलिटीज आ रहा है CL। तो इससे पहले अब हम देखते हैं अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के विच आर आल्सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, यदि आप लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज ओनली इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, इसको हम कहते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। दिस इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल, इट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट तो इन करंट एसेट्स, इतने जो टोटल करंट एसेट्स हैं इसी का नाम है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स नेट फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। तो इसमें आपने करंट एसेट्स में से आपने माइनस करना है करंट लाइबिलिटीज़ को। करंट एसेट्स में हमारी मनी इन्वेस्ट हो रही है, करंट लाइबिलिटीज़ में हमें एक फैसिलिटी अवेल हो रही है फ्रॉम आउटसाइडर, इट मीन जिसे कहा गया नेट वर्किंग कैपिटल। तो इसी को हम कहते हैं जनरली टर्म्स में वर्किंग कैपिटल। It means whenever we ask or we have to determine working capital, it means net working capital। पर एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। तो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स इट इज a that amount which is invested in working capital which fluctuates on daily basis। So it is a that amount of working capital which fluctuates on daily basis। तो कई बार हम वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करते हैं डेली बेसिस पर और समटाइम्स ऑन वीकली बेसिस और एक मे बी ऑन मंथली बेसिस और एक मे बी ऑन क्वार्टरली बेसिस। जिस बेसिस पर भी आप वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे फ्लक्चुएशन आ रही है आपकी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली।
कैटी कॉल्ड वेरिएबल। और फिर आपका फोर्थ टर्म है इसमें फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। तो it represents the minimum amount of working capital which is required all over the year. It means it is the minimum amount of working capital which is required so throughout the year. इट मीन्स ये मिनिमम है, एक तरीके से इतने फंड्स को आपको इन्वेस्ट रहेंगी वर्किंग कैपिटल में, इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। वो एक मिनिमम मैं एक टेबल ड्रॉ करके हैं उससे क्लियर होगा। लेकिन से अब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट दी है। वो जो ईयर है आपका करंट ईयर, उसमें आपने इसको क्लासीफाई कर दिया है डिफरेंट क्वार्टर्स में। तो आपके 4 क्वार्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो हर क्वार्टर की आपने वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन की है। सपोज रुपीज आपकी है लैक्स में। सो व्हाट इज गिवन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। फर्स्ट क्वार्टर में आपकी रिक्वायरमेंट है 1200 लैक्स। सेकंड क्वार्टर जिसे 1000 यानी कि 800 यानी कि 1500। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में जो आपको चाहिए करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ये आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। अब देखेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 800 इन थर्ड क्वार्टर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरे साल ही रहेगी आपकी। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है आपका 800 इन एवरी क्वार्टर। इसमें किसी भी क्वार्टर में 800 से कम रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। तो जो मिनिमम होगी ना आपकी हर साल में, पूरे साल में मे बी ऑन डेली बेसिस, मंथली और क्वार्टरली बेसिस, वो आपका फिक्स बन जाएगा। बैलेंस जो रह गया वो आपका हो गया वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना फ्लक्चुएट हो रहा है वेरिएबल, 12 माइनस 8 400 यानी कि 200 यानी कि 0 एंड देन इट इज 700। तो ये जो वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड और वेरिएबल है इसको हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। लेट अस सी इस डायग्राम। तो ये हम डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। इसमें ये हम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर हमने टाइम पीरियड शो किया है, जैसे हम क्वार्टर से शो कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में। So I have taken 1, 2, 3 and 4 क्वार्टर्स। अब आप देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे आप शो कीजिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। इट मीन्स ये आ गया आपका रुपीज इन लैक्स में और करोड़ जो भी फिगर थे आपके। तो आप देखेंगे मिनिमम 800 है, तो उसकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी जिसे कि 800 वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल आपका 1200 है, समटाइम्स इट इज 1000 यानी इट मे बी 1500। इसको एक ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। सो इट मे बी हाई, इट मे बी लो। तो आप देखेंगे ये फ्लक्चुएशन है डेली बेसिस पर। जैसे फर्स्ट क्वार्टर है इसमें मैक्सिमम जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर में लाइक 1200 यानी इट मे बी 1000 यानी इट मे बी 1500। तो ये जो है इसको आप शो कर सकते हैं शेडिंग एरिया से। सो किसी कॉल के वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स ये जो आपकी है फिक्स्ड लाइन जिसे जबर फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, और जो शेडिंग एरिया है जिसे जबर फ्लक्चुएटिंग, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ये हमने डिस्कस किए 4 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम डिटर्मिन करते हैं, उसके 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक तो है हमारा जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। लेकिन शो डायग्राम। सो वन कॉन्सेप्ट का आगे बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। आप डिटर्मिन करते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे का आगे डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बैलेंस शीट को हम ये भी कहते हैं किसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट पर्पज के लिए वर्किंग कैपिटल हम किस तरीके से डिटर्मिन करते हैं, इनमें देखेंगे आप 2 डिफरेंसेस आपको मिलेंगे मेन बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में। नंबर 1 डिफरेंस आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन। सो वी नो दैट वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन बिजनेस। तो जैसे यदि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। बट दिस डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, ये आपका नॉन कैश है।
मीन्स हमारे फंड्स इसमें इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इट मीन्स बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट के लिए हमारी जो डेफिनेशन है, डेप्रिसिएशन इट इज इंक्लूडेड, ये हम इंक्लूड करते हैं इन वैल्यूज ऑफ करंट एसेट्स से। जब भी हम करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट कॉस्ट, उस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन आपकी इंक्लूड है। सेकंड एलिमेंट आता है आपका प्रॉफिट। जब हम डेटर्स को वैल्यू करते हैं, डेटर्स होते हैं सेल के बेस पर, सेल में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो इसमें बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन डेटर्स। फिर सेकंड आता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश है, इट मीन डेप्रिसिएशन में हमारी कोई मनी इन्वेस्ट नहीं हो रही है, फिर डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन करंट एसेट्स में। इसी तरीके से डेटर्स में ये जो प्रॉफिट एलिमेंट है, प्रॉफिट होता है जो अच्छा प्रॉफिट हमें बाद में रिसीव होगा कस्टमर से, इट मीन्स इस प्रॉफिट में भी हमारे कोई फंड्स इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन डेटर्स। ये हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट में हमने वर्किंग कैपिटल को नाम दिया है। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं जिसे टोटल वर्किंग कैपिटल, और जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जो वर्किंग कैपिटल है कॉस्ट। तो इसमें बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में जो वर्किंग कैपिटल है तो जिसे कहा जाएगी अब टोटल वर्किंग कैपिटल, या हम सिंपली कहते हैं ओनली वर्किंग कैपिटल। सेकंड केस में जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल एट कैश कॉस्ट। कैश का मतलब है कि हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूडेड नहीं किया है, जो नॉन कैश एक्सपेंस है। एक मीन्स तो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट में एक्चुअल में कितने फंड्स आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, सो इट मीन्स एक्चुअल फंड्स इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। अब आपने वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करनी है। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन मीन जैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो हम नेक्स्ट ईयर की पहले से एक प्रोजेक्शन करके हैं कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। तो उसके लिए देखिए हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1, तो ये हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसमें जो स्टेप नंबर 1 आता है आपका, कि सबसे पहले आपको प्रिपेयर करनी है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हम कैलकुलेट करते हैं कुछ आइटम्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल की कितनी कंजम्पशन है आपकी, और जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है आपकी, फिर जब आप गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, और जो टोटल सेल हम कर रहे हैं आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेज वट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, एज वेल एज हमारी टोटल सेल्स कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इनकम स्टेटमेंट से। तो लेट अस सी दिस वन, तो लेट अस सी परफॉर्मा ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जैसे हमने गो करेंगे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने हैं, टोटल वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट, तो उसके लिए भी मैं आपको 2 कॉलम दिखा रहा हूँ। नंबर 1 इज फॉर टोटल वर्किंग कैपिटल, सेकंड इज फॉर वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। अमाउंट्स आपको चल रहे हैं रुपीज़ में। तो सबसे पहले हम देखें हैं जब आप गुड्स प्रोड्यूस करके हैं, उनको सेल करके हैं, तो उसके लिए मटेरियल की कितनी कंजम्पशन होगी। तो फर्स्ट आइटम है आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन, दोनों में ये सेम रहेगी। फिर हम वेजेस पे करके हैं वर्कर्स को, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट वेजेस। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्टिव वेजेस। देन वी हैव फैक्ट्री एक्सपेंसेस, विच आर आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। OH मीन्स ओवरहेड्स। तो ये मैं ले रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नॉर्मल जो है आपके, इनको आप ऐड कीजिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब जो फैक्ट्री में आपकी प्लांट में मशीनरी यूज हो रही है उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, टोटल के लिए हमने डेप्रिसिएशन भी कंसीडर करनी है। डेप्रिसिएशन ये भी आपका एक्सपेंस माना जाएगा। तो इट मीन्स अब आपको आइटम्स मिल जाएंगी। जब आप कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल, उसमें हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो किसी फर्स्ट आइटम किसी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और देखिए आपका WIP भी है। देन वी कैन डायरेक्ट फर्स्ट वी विल गेट वर्किंग, तो देखिए आपका WIP भी है। देन फर्स्ट आइटम आपको मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। तो आप देखेंगे ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है ये टोटल बेसिस पर है, ये कैश बेसिस पर है, इसमें डेप्रिसिएशन हमने इंक्लूड नहीं की। अब आप इसमें प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस।
देन वी गेट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो परफॉर्मा है सिमिलर टू कॉस्ट शीट की तरह है, पर इसमें एक पॉइंट आता है, देखिए आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और हमें ओपनिंग जैसे WIP मेंशन नहीं किया है, तो हमारी नॉर्मल एजम्पशन होती है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है। तो इसमें जब दोनों सेम हो गए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी आइटम सेम आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री कॉस्ट दे विल बिकम सेम। ये पॉइंट अभी मैं मेंशन कर देता हूँ। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐसे ही ऐड और लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो उसमें भी यदि आपको ओपनिंग मेंशन नहीं किया है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो नॉर्मल एजम्पशन है ओपनिंग क्लोजिंग सेम माने जाएंगे। तो इनको एडजस्ट करके आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसमें आप एडजस्ट कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, दिस इज वी गेट टू टोटल कॉस्ट, और दिस इज आल्सो कॉल्ड जो कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स आपको मेंशन की है, डिफरेंस आपका आ जाएगा प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ सेल एंड दिस इज प्रॉफिट एंड दिस विल बी टोटल सेल्स। तो जब कैश बेसिस पे चल रहा है तो उनका नाम हम कहते हैं, किसी की कैश फैक्ट्री कॉस्ट है, किसी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन कैश बेसिस, किसी के ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस, किसी कॉस्ट ऑफ सेल ऑन कैश बेसिस, और किसी आल्सो कॉल्ड कैश कॉस्ट ऑफ सेल। ये हम कब यूज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं ली हमने और इसमें प्रॉफिट भी नहीं लेंगे हम। तो इट मीन्स जो अब आपकी करंट कैसेस हैं वो कैलकुलेट होंगी ऑन बेसिस ऑफ कैश। नॉर्मल कॉन्सेप्ट में टोटल में आपके फुल आइटम्स हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंक्लूडिंग प्रॉफिट आल्सो। तो अब हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है वैल्यू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्योंकि उन्हीं का डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल। जैसे कि स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट लीजिए स्टेप नंबर 2। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन वैल्यू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, डिटरमिन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो इसके लिए कोई डाटा चाहिए हमें, डेट इज अवेलेबल फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। तो पहले जनरल फार्मूला देखते हैं, जैसे हम रेशियो एनालिसिस में करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो उसका बेसिक फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये आपकी स्टॉक टर्नओवर है। तो इट मीन्स फिर हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री का पीरियड, विच इज कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग पीरियड। इसका फार्मूला बनाते हैं, होल्डिंग पीरियड होता है जैसे डेज में कैलकुलेट करना है या अपने मंथ्स में, तो हम लेके न्यूमरेटर में डेज, यदि आपने वीक्स में करना है तो यानी कि मे बी वीक्स और मंथ्स, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो STR। तो इसमें स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो फार्मूला बन जाएगा आपका डेज या वीक्स आ गए या मंथ्स आ गए आपके, अपॉन स्टॉक टर्नओवर है COGS एंड इनटू एवरेज स्टॉक, तो किसी की होल्डिंग की पीरियड। अब इस केस में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को डिटरमिन करने के लिए हमें ये पीरियड दिया होता है क्वेश्चन में, और ये स्टॉक मिसिंग है आपका। तो नॉर्मली एवरेज होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, पर हम यदि ओपनिंग नहीं किया तो यही क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है। तो इसमें से आपका फार्मूला बन जाएगा स्टॉक का पीरियड कितना है आपका इनटू COGS, और ये डिवाइड हो जाएगा डेज और वीक्स और मंथ्स, ये है आपके पर एनम। तो इसमें से जनरल फार्मूला ये है, जिस आइटम की आपने वैल्यू निकालनी है, जैसे करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन लेंगे हम, डाटा क्या आएगा। जैसे स्टॉक में हम ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसका पीरियड दिया होगा और उसको डिवाइड कर लीजिए टोटल टाइम पीरियड ड्यूरिंग 1 ईयर। तो अब देखते हैं इसी बेसिस पे हमारे डिफरेंट फार्मूलाज कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमारी आइटम है नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल। इसका पीरियड आपको दिया है क्वेश्चन में, नॉर्मली पीरियड आपको मिलता है वीक्स में या मंथ्स में, तो आप ले लीजिए वीक्स और मंथ्स पर एनम। तो W है हमारे वीक्स, M है मंथ्स पर एनम, इनटू मटीरियल का स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं जितनी उसकी कंजम्पशन हो रही है, इनको कर लीजिए रॉ मटीरियल कंजम्पशन। इसमें मेंशन कर रखे हैं W है हमारे वीक्स पर एनम विच इज 52, और M है हमारे मंथ्स पर एनम विच इज 12। जैसे फर्स्ट फार्मूला। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक ऑफ WIP। WIP होता है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ प्रोसेस में चल रही हैं,
तो कई बार होता है कि जो प्रोसेस में चल रही है उसका हमने पीरियड दे रखा है, तो ये हम मेजर करके हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर। तो आपको लेना है WIP का पीरियड डिवाइडेड बाय वीक्स और मंथ्स इनटू फैक्ट्री कॉस्ट। तो कई बार ये भी होता है फैक्ट्री कॉस्ट में जैसे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मटेरियल है, वेजेज हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, इनकी जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है ना वो अलग अलग होती है। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है WIP को, देखिए आपको परसेंटेज कंप्लीशन की है सेपरेटली। तो आप देखिए स्टॉक ऑफ WIP में रॉ मटीरियल का कितना कंपोनेंट है, तो आप वो फार्मूला अप्लाई कीजिए पीरियड अपॉन वीक्स और मंथ्स इनटू रॉ मटीरियल कंजम्पशन और इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। क्योंकि WIP में जो रॉ मटीरियल यूज हो रहा है वो कितने परसेंट कंप्लीट है। सिमिलरली फॉर वेजेज एंड ओवरहेड्स, वेजेज हैं, ओवरहेड्स हैं, फार्मूला सेम है दोनों का। आप ले लीजिए पीरियड अपॉन वीक्स और मंथ्स इनटू वेजेज आ जाएंगी और ओवरहेड्स इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये जो वैल्यूज आएंगे इन सबको ऐड कर लीजिए, इनका जो टोटल बनेगा आपका, सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू WIP। लेकिन देखो क्वेश्चन में फैक्ट्री परसेंटेज कंप्लीशन मेंशन नहीं की, वो कई बार पीरियड में ही एडजस्ट कर रखे हैं। सपोज कर लो WIP का पीरियड है 4 वीक्स और परसेंटेज है 50%, तो 4 इंटू 50% मीन्स पीरियड हमारा एवरेज बन जाएगा 2 वीक्स। फिर कुछ डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट टोटल ले लीजिए। अदरवाइज देखिए परसेंटेज आपकी चेंज हो रही है हर आइटम की, फिर आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। फिर थर्ड आइटम आती है हमारी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो थर्ड लीजिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स को हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पर। तो फार्मूला बना क्या है पीरियड अपॉन वीक्स और मंथ्स पर एनम इनटू COGS। देन वी हैव अवर डेटर्स। डेटर्स कैलकुलेट होते हैं टोटल के केस में, को हम सीधा सेल पर कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला बना क्या है पीरियड ऑफ डेटर्स आपको मिलेगा डिवाइडेड बाय वीक्स और मंथ्स इनटू सेल्स आपकी कितनी है, ताकि डेटर्स राइट होते हैं सिर्फ क्रेडिट सेल पर। फिर आपको कई बार मेंशन करके हैं इसमें कितने परसेंट क्रेडिट सेल है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। और जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, उस केस में हम इसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे कैश कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें प्रॉफिट हम कंसीडर नहीं करेंगे। जिसे कहा गया डेटर साइकिल कॉस्ट, इट मीन्स डेटर साइकिल कॉस्ट फार्मूला विल बिकम पीरियड divided by weeks or months into cash cost of sale into percentage of credit sale। फिर आता है कैश का बैलेंस, नॉर्मली हमें दिया होता है। फिफ्थ आइटम है जो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, आपको कितना मेंटेन करना है एज करंट कैसे दैट विल बी गिवन। सिक्स्थ है कई बार कोई एक्सपेंस हम एडवांस में पे कर रखे हैं, तो वो आपने लेना है प्री पेड एक्सपेंस। ऐसे जगह वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो फिर करंट लायबिलिटी बन जाएगी, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। तो दोनों का फार्मूला सेम है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं या आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, ये प्रीपेड हैं या आउटस्टैंडिंग हैं, तो उसका आप पीरियड आप ले लीजिए, मेंशन किया होगा अपॉन मंथ्स और वीक्स इनटू कर लीजिए एक्सपेंस। तो उस एक्सपेंस को आपने कंसीडर करना है पर एनम। देन वी हैव क्रेडिटर्स। देन सेवंथ आइटम इज हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे कैलकुलेट होते हैं जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं। नॉर्मली इस केस में होगी परचेज किसकी होगी, मटीरियल की। तो इट मीन्स फार्मूला है पीरियड अपॉन वीक्स और मंथ्स इनटू परचेज। अब परचेजी कैसे कैलकुलेट होंगी, परचेजी का फार्मूला बनना क्या है रॉ मटीरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल, तो दिस विल बी परचेज। तो अब आपने डिफरेंट आइटम्स कैलकुलेट की, करंट कैसे करंट लायबिलिटीज़ की, अब हम वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा इफ इट इज एग्जिस्टिंग कंसर्न, एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका, उस केस में ओपनिंग डाटा आपको मेंशन नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक्स नॉट गिवन। फिर इसमें आपकी एजम्पशन है कि ओपनिंग इट मीन्स एग्जैक्टली ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक।
तो उस केस में आप देखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपके तीनों सेम हो जाएंगे क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग WIP सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी सेम है आपके, राइट। ये कैंसिल हो जाएंगे, सो कि ऑल द 3 आइटम विल बिकम सेम। सेकंड डिफरेंस हम देखेंगे परचेज में, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी सेम है, तो इसमें परचेज बन जाएगी रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो इस केस में आप देखेंगे परचेज इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन। सेकंड केस है इफ इट इज ए न्यू बिजनेस। अब आपको क्वेश्चन मेंशन किया है कि आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करनी है। न्यू बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं आपका, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। तो उस केस में फिर आपको सभी में से फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होगा क्लोजिंग WIP, जिस विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग हमारे एब्सेंट हो जाएंगे, ऐसे ही परचेज आ जाएगी आपकी। अब आपका परचेज का फार्मूला बन जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक है जो हमने कैलकुलेट किया है वो आप ऐड कर लीजिए, ये आपकी टोटल परचेज बन जाएगी। उसके बेस पर हम क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने देखे डिफरेंट फार्मूलाज क्या थे। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन क्या होगी। इट मीन्स स्टेप नंबर 3 वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल है, जितनी भी करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट की है तो पहले हम लेंगे करंट एसेट्स, तो किसी ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इट इज ये स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज, कैश और बैंक बैलेंस, जो भी आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में। तो इनका टोटल कीजिए आप। तो दीज आर टोटल करंट एसेट्स, then we have current liabilities. Major items are creditors and outstanding expenses, इसको माइनस कर लीजिए, दिस विल बी वर्किंग कैपिटल। और ये सिर्फ हमारा एस्टिमेशन होता है, तो इसमें हम ऐड करते हैं कोई आपको प्राइसेज राइज हो सकते हैं फ्यूचर में, उसके लिए हम बनाते हैं कुछ कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो इस वर्किंग कैपिटल में फिर हम ऐड करते हैं जैसे कोई फ्यूचर में प्राइसेज राइज हो सकते हैं, उसके लिए कुछ रिजर्व रखते हैं, तो आप ऐड कर लीजिए कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ये कुछ परसेंटेज होती है वर्किंग कैपिटल की। सो दिस विल बी एवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ये आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी वर्किंग कैपिटल की। तो ये हमने देखिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप था इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है एज ए वर्किंग नोट। सेकंड स्टेप में हमने डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट की, करंट कैसे, करंट लायबिलिटीज की, उसको आप डायरेक्टली यहाँ भी शो कर सकते हो स्टेटमेंट को वर्किंग कैपिटल में। फिर फाइनली आपने बनाई स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल। Now let us see example 1 to explain the concept of this total working capital and working capital as cash flow. So in this example data given in you, so while preparing a project report on behalf of a client, you have collected the following facts. Estimate the net working capital required for the project. उसमें एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करना है एंड एड 10% टू योर कंप्यूटेड फिगर टू अलाउ फॉर कॉन्टीजेंसी। तो डाटा दिया आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ₹10। तो अमाउंट पर यूनिट है 160, 60 एंड 130। टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है। फिर आपको देखो डिफरेंट पीरियड्स दे रखे हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी 104,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और सेल पर एनम। यूनिट्स आपको दिए हैं प्रोडक्शन और सेल के। देन रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक फॉर एवरेज ऑफ 4 वीक्स। रॉ मटेरियल का पीरियड है 4 वीक्स। वर्क इन प्रोग्रेस इज 100% कंप्लीट फॉर रॉ मटेरियल एंड 50% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट्स। एंड एवरेज WIP पीरियड इज 2 वीक्स। फिनिश गुड्स इन स्टॉक की एवरेज 4 वीक्स। सप्लायर्स का पीरियड है 4 वीक्स। क्रेडिट अलाउ टू डेटर्स 8 वीक्स। लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेज 1.5 वीक्स एंड कैश एट बैंक डिजायर टू बी मेंटेन 40,000।
So you may assume that production is carried on evenly and there are 52 weeks and the wages and overheads accrue similarly. So all sales are on credit basis. So we have to determine total working capital and working capital at cash cost. तो उसके लिए देखो पहले हम बनाते हैं इसमें इनकम स्टेटमेंट और ये दोनों के लिए बना रहे हैं टोटल वर्किंग कैपिटल के लिए एंड वर्किंग कैपिटल है कैश कोस्ट। इसमें आप दो कॉलम शो कर सकते हैं। नंबर वन इज फॉर टोटल वर्किंग कैपिटल, देन इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल एट कैश कोस्ट, जिसको सिंपली कोस्ट भी कहते हैं। अमाउंट है आपका रुपीज में। तो फर्स्ट वी हैव रॉ मटेरियल कंजम्पशन। उसकी देखिए यूनिट्स आपको दिए हैं 104,000 यूनिट्स हैं और 160 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है पर यूनिट। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 104 into 160। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट ऑफ वेजेज विच इज डायरेक्ट लेबर। सो यूनिट्स आर 104,000 एंड कॉस्ट ऑफ लेबर इज 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो दिस इज 62,40,000। Then we are given overheads which includes depreciation of ₹10 per unit. Total cost है 130, लेकिन depreciation माइनस करेंगे then it will be 120। तो इसमें टोटल में आपको चाहिए इंक्लूडिंग depreciation और कैश कॉस्ट में हमें चाहिए एक्सक्लूडिंग depreciation। तो फर्स्ट लेके से राइट फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको सेपरेट कर लेते हैं 104,000 इनको 120 एंड देन यू टेक depreciation सेपरेट। So 104,000 into 10 rupees. So 104 into 120. So this is coming 124,80,000. So depreciation is coming 10,40,000. And for working capital cash flow, we require factory overheads without depreciation 124,80,000. So this will be our factory cost। इसमें आप देखेंगे एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई ओपनिंग स्टॉक हमें मेंशन नहीं किया है। इट मीन देयर इज नो ओपनिंग WIP, नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज सेम। सो फैक्ट्री कॉस्ट इज आल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो इट इज आल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे आइटम सेम हो जाएंगे। सो लेट अस टेक टोटल इज दिस कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कमिंग 353.60 and this is including depreciation, so this is 364 lakh। फिर टोटल के लिए आपको सेल्स भी चाहिए। सो इन दिस यू ऐड प्रॉफिट एंड देन वी गेट सेल्स। तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 104,000 इंटू सेलिंग प्राइस है जो 400 पर यूनिट। तो दिस इज कमिंग 416 lakh। बैलेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा -364,152 lakh। तो इसमें हमें चाहिए कैश कॉस्ट में हमें प्रॉफिट भी कंसीडर नहीं करना है, डेप्रिसिएशन भी कंसीडर नहीं करनी है टू कैलकुलेट करंट एसेट्स। सो वी विल प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ओनली अप टू दिस पॉइंट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल। नाउ लेट अस प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आपको डिफरेंट पीरियड्स दे रखे हैं। तो नाउ वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो दो कॉलम्स हम शो कर रहे हैं। नंबर वन इज फॉर टोटल वर्किंग कैपिटल, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। तो कंपैरेटिवली हम शो कर रहे हैं, इससे आपको दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं देखो करंट एसेट्स। तो फर्स्ट वी हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और उसका जो पीरियड आपको दिया है विच इज 4 वीक्स। कंजम्पशन है आपके 166,40,000 इंटू 4/52। दिस विल बी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिस इज कमिंग 12,80,000। तो जिसमें देखिए सेम इन बोथ केसेज। सो देन वी हैव WIP। WIP में देखिए आपको दिया है रॉ मटेरियल 100% कम्प्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 50% कम्प्लीट है। तो इसमें WIP में हम लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल, यानी कि ये लेबर एंड ओवरहेड्स। इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स
और एक आपकी है डेप्रिसिएशन। राम की रैली की 166 लाख 40,000, तो इसका पीरियड आपको मेंशन किया है किसी अगर 2 वीक्स, तो 2/52, और इसकी परसेंटेज कम्प्लीशन है 100%। देन वी हैव वेजेज, सो वेजेज आर 62/40, तो इस पीरियड की 2/52, बस इसकी जो कम्प्लीशन है एग्जैक्टली 50%। फैक्ट्री ओवरहेड्स 124/80, इसका पीरियड सेम है 252, कम्प्लीशन है 50%। यानी कि डेप्रिसिएशन 1040 इंटू 2/52 इंटू 50%। अब टोटल के लिए आपको डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करनी है, एंड फॉर वर्किंग कैपिटल कॉस्ट वी विल टेक ओनली मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स विच आर इंक्लूडेड इन WIP। तो उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, टोटल आपका WIP आ जाएगा। तो जैसे कि 166/40 इंटू 2/52, this is coming 6,40,000. Here also we take 640, 6240, so into 2/52 into 50%, so 1,20,000, यानी कि 124/80 into 2/52 into 50%, 240. Then we have depreciation 1040 into 2/52 into 50%, this is 20,000. So this will be value of WIP। आप टोटल करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या मैंने एलिमेंट वाइज मेंशन कर दिया है। देन वी हैव स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको दे रखी हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बेस पर हमारी कैलकुलेशन होती है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की। तो दिस इज गिवन टू अस, टोटल जो कॉस्ट है आपकी देखिए 364 एंड 353। टोटल के लिए है आपका 364, इसका पीरियड है फिनिश गुड्स का जिस 4 वीक्स इनटू 4/52। जब आपने वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है, जनरली कहेगा कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज गिवन टू बी 353.60, पीरियड गिव 4/52, दिस इज कमिंग 28 lakh फॉर टोटल वर्किंग कैपिटल, एंड फॉर कैश कॉस्ट 353.60 into 4/52, this is 27/20. Then we have debtors, आपको मेंशन किए हैं ऑल सेल्स आउट इन क्रेडिट। तो टोटल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ऑन सेल, सेल की वैल्यू है आपकी 416,000, और कैश कॉस्ट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 353 लाख से। डेटर्स का पीरियड देखो आपको मेंशन किया है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज फॉर 8 वीक्स, सो 8/52, दिस इज कमिंग 64 लाख फॉर टोटल वर्किंग कैपिटल, एंड 353.60 into 8/52, and this is 54,40,000। फिर आपको उसमें कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ कैश का बैलेंस आपको मेंटेन करना है कि बैंक, तो कैश एक बैंक इज गिवन, किसी गिवन को भी 40,000, इन सबका टोटल कीजिए, सो यू विल गेट टोटल करंट एसेट्स, आपकी फिगर आ जाएगी टोटल करंट एसेट्स। तो फर्स्ट मैंने जो कमिंग 1280, 640 प्लस 120 प्लस 240, so प्लस 2720 प्लस 5440 प्लस 40, so किसी कमिंग 104,80,000। और सेकंड केस में टोटल कमिंग तो 1280 प्लस 640 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 2820 प्लस 6440, दिस इज कमिंग 115,40,000। अब इसमें से लेस करते हैं करंट लायबिलिटीज। तो फर्स्ट लेट अस राइट हियर टोटल करंट एसेट्स 115,40,000 एंड 104,80,000 लेस करंट लायबिलिटीज।
फर्स्ट है इसमें आपके क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर्स, इट मीन्स क्रेडिटर्स कैलकुलेट होंगे ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ओपनिंग स्टॉक है नहीं आपका, इट मीन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम माना जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है वही आपकी परचेज बन जाएगी। 166 लाख 40,000। इसका पीरियड आपको दिया है 4/52। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज एवरेज ऑफ 4 वीक्स। So this amount is 166.40, so divided by 13, 1280. Then we have outstanding wages. वेजेज में आपको मेंशन किया है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज, इसमें डिले हो रहा है, जिस बाय 1.5 वीक्स। वेजेज की कॉस्ट है 62,40,000, पीरियड है 1.5 डिवाइडेड बाय 52, तो दीज आर कमिंग 1,80,000। ये करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी, और कोई आइटम मेंशन नहीं की, लेस कीजिए। सो दिस विल बी वर्किंग कैपिटल। सो दिस विल कमिंग 115.40 minus 1280 minus 180, so this is 100,80,000, यानी कि 10480 minus 1280 minus 180, 90,20,000। तो इसमें आपको ऐड करना है कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ऐड 10% कॉन्टीजेंसी, इसको मार्जिन भी कहते हैं, कॉन्टीजेंसी मार्जिन, और इट इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व। क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल है हम एस्टिमेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो फ्यूचर में आपके प्राइसेज राइज हो सकती हैं, उसके लिए हम कुछ रिजर्व रखे हैं। तो 10% ऑफ दिस इज कमिंग 10,08,000 एंड दिस इज 9,02,000। तो इन दिस वे वी गेट टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो दिस इज अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। This is coming 110,88,000 and this will be 99,22,000। इस एग्जाम्पल में देखा हाउ टू कैलकुलेट टोटल वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एट कैश कोस्ट। मेन डिफरेंस है आपका कैपिटेशन एलिमेंट एंड प्रॉफिट एलिमेंट। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, और उसमें दो कॉन्सेप्ट्स के वर्किंग कैपिटल के, टोटल वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एट कैश कोस्ट। फर्दर टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।